लॉकडाउन ई पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पुनः ऋग्वेदकालीन समाज के भाग 3 में आप लोगों से रूबरू हूँ। बच्चों, हम लोगों ने ऋग्वेदकालीन समाज पर भाग 1 और भाग 2 में चर्चाएं करी है। आज हम लोग अंतिम भाग में ऋग्वेदकालीन प्रशासन, धर्म और मेगालिथ काल पर चर्चा करेंगे। बच्चों, प्रशासन से हम लोग अवगत हैं, इस शब्द से हम लोग अवगत हैं। हम लोग प्रशासन की सबसे छोटी इकाई के रूप में मुखियाओं को देखते हैं अपने गांव के आसपास। विधायक हमारे यहाँ जब चुनाव होती है तब हम देखते हैं, सांसदों का चुनाव होता है तब हम इस चीज़ को महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था किस लेवल से, किस प्रकार से बनती है और उसमें कौन कौन से लोग सहभागी बनते हैं। तो क्या इसी प्रकार की कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाएं ऋग्वेद काल में भी थी या उस समय कुछ नई व्यवस्था उस समय वहाँ मौजूद थी? इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और हम लोग देखेंगे कि उस समय का प्रशासन कैसा था। बच्चों, ऋग्वेदकालीन प्रशासन कई स्तरों में बटा हुआ था। उन्हें कई स्तरों में बांटा गया था प्रशासन की सुविधा के हिसाब से। उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। हम लोग देखेंगे कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल या गृह घर था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन था? कुल या गृह, जिसके प्रधान को कुलप या गृहपति नाम दिया गया था। कुलप या गृहपति, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। मान लेते हैं यह एक घर है, तो इस घर का मालिक कुलप कहलाया। अब ग्राम की बात आती है तो ग्राम के प्रधान को ग्रामीणी कहते हैं। लेकिन यह ग्राम बनता कैसे है? तो यह ग्राम कई घरों को मिलाकर, मान लेते हैं ऐसे ऐसे कितने सारे घर होंगे, बहुत सारे घरों को मिलाकर ग्राम का निर्माण किया गया। यह एक घर है और इस तरह से बहुत सारे घर जब मिल गए तो किस चीज का निर्माण हुआ? ग्राम का निर्माण हुआ और इनके मालिक को ग्रामीणी नाम दिया गया। ग्रामीणी से, ग्राम से ऊपर की संस्था को विश्व कहते हैं। विश्व में कई ग्राम को मिलाने के बाद बनता था। जैसे इस प्रकार से एक गांव है, मान लेते हैं इस प्रकार से एक और गांव है, इस प्रकार से एक और गांव है। तो इस तरह से बहुत सारे गांवों को मिलाने के बाद, सभी गांवों को जब हम मिला देते हैं तो विश्व का निर्माण होता है। एक ग्राम है, एक एक गांव, और मिलाने से विश्व का निर्माण हुआ। इसके मालिक को जो वहाँ प्रशासन करते थे उनको विश्वपति नाम दिया गया। इसी प्रकार से जब ये 3-4 गांव मिलकर एक विश्व बने तो इसी प्रकार से अनेक विश्व मिलकर, यहाँ पर मान लेते हैं एक विश्व है, यहाँ पे एक विश्व है, तो इस प्रकार से इस सभी को मिलाने के बाद यहाँ पे जो है यह जन का निर्माण होता है और ये सारा क्षेत्र एक जन में आ जाते हैं। एज लाइक अभी हम लोग का अपने आधुनिक काल में देखें तो कई गांव मिलाकर एक पंचायत बनते हैं, कई पंचायतों को मिलाकर एक ब्लॉक का निर्माण होता है और कई ब्लॉकों का निर्माण के बाद क्या होता है? एक जिले का निर्माण होता है। कई जिलों के मिलाकर, जिस प्रकार से झारखंड में कितने जिले हैं भाई, तो वो सभी जिलों को मिलाकर क्या बनाया गया? एक स्टेट बनाया गया और सभी राज्यों को मिलाकर भारत का निर्माण हुआ। उसी प्रकार से यहाँ भी एक घर के बाद कई घरों को मिलाकर एक गांव की संज्ञा हम लोग दिए। गांव के बाद विश्व, ये बहुत बड़ा हो गया विश्व, क्योंकि इसमें ये सभी गांव समाहित हो गए। इसके बाद 3, 4, 5 और विश्व मिलाकर एक बड़े से जन का निर्माण किया, जिनके राजन सम्राट हुआ करते थे। राजन का चुनाव समिति करती थी और यह समिति में यहाँ के लोग होते थे, सभी लोग होते थे समिति में। और राजा की मदद के लिए सभा और विदथ नामक 2 समितियां उस समय कार्य करती थी। सभा में प्रबुद्ध जनों के लोग होते थे, जो बुद्धिमान होते थे, पढ़े लिखे होते थे, और ये लोग जो है राजा को उचित सलाह देते थे राजकाज करने में। और विदथ में आम जनों की सभा होती थी जहां वे अपनी समस्याओं को सुलझाते थे। उस समय ऋग्वेदकालीन प्रशासन व्यवस्था में एक कमी थी कि सेना अस्थायी नहीं था उस समय। तो वे युद्ध कैसे लड़ते थे? जब युद्ध लड़ने की आवश्यकता होती थी तो इन सभी जगहों से सैनिक एकत्रित कर राजा उसका नेतृत्व करता था और इस प्रकार से वो अपने जन की रक्षा करता था, अपने देश की रक्षा करता था। अब हम लोग धार्मिक जीवन पे जाएंगे तो हम धार्मिक जीवन में देखते हैं कि आज जिन देवताओं का महत्व है वह उस समय नहीं था। उस समय इंद्र, वरुण, यम, सोम इत्यादि देवताओं की पूजा होती थी, जिसमें इंद्र का महत्व सबसे ज्यादा था। सबसे अधिक पूजा इन्हीं की जाती थी। यज्ञों की अनुष्ठानों का जो आयोजन होता था उसका मूल मकसद होता था पुत्र रत्न की प्राप्ति और युद्ध में विजय की कामना। इन्हीं को लेकर उस समय का धार्मिक जीवन चलता था। अब हम लोगों ने
ऋग्वेद कालीन के लगभग सभी पाठ को छू लिया, सभी उनके चीज़ों पर चर्चा कर ली, प्रशासन और धार्मिक जीवन पर भी हमने चर्चा कर ली। अब हमारा चैप्टर के अंत में आता है एक महापाषाण और मेगालिथ शब्द। यह महापाषाण या मेगालिथ शब्द जो उस समय के ऋग्वेद काल के समकालीन अन्य जगहों में खुदाई से प्राप्त हुए और उनके खुदाई में मिले वस्तुओं के आधार पर हमने यह तय किया कि उस समय के जो महापाषाण या मेगालिथ थे वह भी उसके समकालीन, ऋग्वेद के समकालीन अन्य जगहों में व्यवस्थाएं विद्यमान थी। तो मेगालिथ का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें समझेंगे। इसका मतलब होता है बड़ा सा पत्थर, चट्टान बड़ा सा। यह लगभग 3000 वर्ष पहले उत्तर पूर्व भारत में, कहाँ पे, तो इसको हम लोग ऐसे मैप से समझ सकते हैं कि उत्तर और पूर्व इस क्षेत्र में और दक्कन के कुछ क्षेत्र में, उत्तर पूर्व भारत में और कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में मुर्दों के कब्र जहां दफनाए जाते हैं उसके कब्रों पर एक बड़ा सा चट्टान लगा दिया जाता था जो मेगालिथ कहलाया। उसको हम लोग इस फिगर से समझ सकते हैं। देखिए इस फिगर के द्वारा ये जो बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं ये किसी न किसी कब्र के ऊपर बड़ी सलीके से लगाए गए हैं और बहुत दूर दूर में बहुत सारे पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं नक्काशी किया हुआ पत्थर है। इन्हीं सभी पत्थरों को हम लोग मेगालिथ कहते हैं, महापाषाण कहते हैं। इन महापाषाणों से हमें पता क्या चलता है कि उस समय जहां खुदाई कहीं कहीं हुई, जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में जहां खुदाई हुई, तो खुदाई होने के उपरांत इन पत्थरों को जब उखाड़ा गया तो उसके अंदर मुर्दों के साथ कुछ सोने चांदी और मनके रखे गए थे, जिससे पता चला कि लोग अपने मुर्दों को दफनाते समय कुछ सिक्के भी रख दिया करते थे। तो कुछ न कुछ हमें जानकारी उससे मिलती है। यह मेगालिथ हमारे झारखंड राज्य में भी मिले। कहाँ मिले भाई, तो चतरा, हजारीबाग और रांची, रामगढ़ के चारों तरफ, लगभग चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ जो 3 तरफ से रामगढ़ को घेरता है, रामगढ़ के आसपास भी ऋग्वेद काल में लोग रहते थे, क्योंकि ये मेगालिथ पत्थर उसके प्रमाण के तौर पर मौजूद है। यद्यपि इन पत्थरों, इन मेगालिथों की उचित खोज नहीं होने के कारण हमें इन जगहों के बारे में बहुत विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने ऋग्वेदकालीन समाज के विभिन्न पाठों पर चर्चा किए और आज हमारा ये भाग 3 समाप्त होता है। आपको इसके अंदर जितने भी प्रश्न हैं वे सभी आप अगर तीनों पाठ को सावधानी से देख लेंगे तो सारे प्रश्न आंसर उसमें आपके आ जाएंगे। आप उसको होमवर्क के रूप में कर सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होगा। धन्यवाद बच्चों।